रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। हम अपनी अपनी जगह खड़े हो सके, इस सब का श्रेय माँ बाप को ही जाता है। पौधे की जैसी परवरिश होती है वो उसी रूप में पेड़ के रूप में विकसित होता है। और हमें बहुत गौरव है कि हमें ऐसी परवरिश मिली कि हम अपनी अपनी जगह दृढ़ता से आप खड़े हो सके हैं और जीवन के सबसे पहले तो मैं गणपति बाबा को याद करूंगा, जिनकी कृपा से थी मुझे इस योग्य बनाया, इतनी आयु प्रदान की। उसके बाद मैं अपने इष्टदेव बजरंगबली हनुमान को याद करूंगा, जिनकी अवगत मेरे ऊपर कृपा की है। कभी भी कष्ट मुझे हुआ है तो मैंने उनको याद किया है और उनको सहायता की। इसके बाद हमारे कुटुंब में मेरी धर्मपत्नी की माता जी और मेरी सासू जी सबसे बड़ी है, उनको प्रणाम करता हूँ। वो आने वाली थी, किसी कारण से आज नहीं आ सकी है, तो इसलिए मैं उनको प्रणाम उनके पास पहुँचा देता हूँ। उसके बाद हमारे कुटुंब में मेरी भाभी है, छोटी भाभी मिला है। इसके अंदर मैं थोड़े बहुत संत शब्द जो है वो आप लोगों को बताऊँगा। मेरा जन्म कराची के अंदर 10 अक्टूबर 1910 को हुआ था। आज उसके 75 वर्ष में तो 2-3 महीने बाकी है। बच्चों की इच्छा थी भाई कि उत्सव मना रहे हैं 50 वर्ष का, उसके साथ ये भी हम मनाएंगे। दोनों उत्सव साथ के अंदर वो मना रहे हैं। मेरी पहली शादी 15 वर्ष की उम्र में ही 1925 के अंदर हुई थी। उस स्त्री से कोई संतान नहीं है और वो अपने डिलीवरी के अंदर ही गुजर गई थी। इस वजह से मैं उनको भी याद करता हूँ। और उसके बाद दूसरी शादी मेरी वर्तमान मेरी धर्मपत्नी के साथ में 1935 के अंदर अकोला में गोयनका परिवार में हुई है। उनको सब कोई जानते हैं, वैसे अच्छे प्रतिष्ठित फैमिली है। उनकी माता जी जो है वो जेल भी गई हुई है। उनके लड़के हैं जो मेरी धर्मपत्नी के भाई है, वो महाराष्ट्र के अंदर मिनिस्टर भी रह चुके हैं और
ॐ प्रजापतेन त्वदेतान्यो विश्वाजातानि परित्वां देवस्य हेडो अवयासि शिष्ठा यदिष्टो वर्णितमः शोषुतानु विश्वाद्वेषांसि प्रमुमुध्यस्मात् डालें बस ले लीजिए। ओम स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विभ पुनर्ददताग्नता जानता संगमे मही स्वाहा देना सब। ओम सत्या सन्तु यजमानस्य कामाः। ओम Thank you.
जिया जी, सुशील जिया जी सबसे बड़े, फिर ईश्वर जिया जी, फिर मेरे वाले। माँ की बहन कैलकाटा से आप सब यहाँ आए, हमको बहुत खुशी है और इस आयोजन की वजह से सबके साथ मुलाकात हुई और भगवान करे ऐसे मौके बार बार आए और हम सब एकत्रित हुए और एक दूसरे का अभिनंदन हम करें इसी तरह से। और थैंक यू वेरी मच उमा, आपने जो कैसेट बनाई है बहुत सुंदर बनाई है। वास्तव में इसमें आपकी जो जर्नलिज्म की कला है और माँ, तुम याद बहुत आती हो, वो तुम्हारे प्यार की गिलोरियाँ, वो तुम्हारी डांट की झिड़कियाँ। माँ, आज याद बहुत आती है, मुझे विदा करते हुए तुम्हारी आँखों का भर आना, मेरे सुखी संसार देख तुम्हारा वो फूले समाना। माँ, आज याद बहुत आता है, अपने दोनों हाथों से मेरा चेहरा पकड़ वो तुम्हारे माथे पर चुंबन देना। माँ, आज याद बहुत आता है, मेरी जानलेवा बीमारी में तुम्हारा चिंतित होना, तुम्हारा हर पल मेरा ख्याल रखना और फिर तुम्हारे प्यार की शीतलता में मेरा वो ठीक होना और फिर मज़े से वो खिलना खिलाना। सब कुछ आज भी है जिंदा सा, तुम्हारा प्यार है, तुम्हारी यादें हैं, हमारी आँखों में, हमारे दिलों में, पर आज तुम नहीं हो, ये सोचकर आँख मेरी भर आती है। माँ, याद तुम्हारी बहुत आती है। माँ, पहले आंसू आते थे और तुम याद आती थी। माँ, अब तुम याद आती हो और आंसू आते हैं। सुनीला। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण समस्तिस नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण समस्तिस नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मातृरूपेण शांति रूपेण, a paradox. Matru-rupena samastisa, one who is like the mother. Shanti-rupena samastisa, one who is peaceful. Ma's name was interchangeably Shanta or Shanti. Both the versions were used during her lifetime. And they have completely different meanings. Shanti, of course, means peace, quiet, calmness. And she was anything but quiet, calm, peaceful. We all have seen and experienced her temper. In fact, once I asked Nani ji when she was visiting Bombay, नानी जी आपने माँ का नाम शांति क्यों रखा? इनका गुस्सा तो बहुत ज़्यादा है। नानी जी बोली, बेटा मेरे जैसी है, बहुत शांत है, इसीलिए इसका नाम शांति रखा। And we all laughed because we knew what Nani ji's temper was like. But the other name, the other meaning, Shanta, is actually Durga. Shanta Durga is one of the Devis listed in the Indian scriptures. It's a form of Durga.
And we all know that Ma was that Durga, the strong woman, full of resilience, full of strength, full of vigor, who would not take any nonsense from anyone, who had the ability and the possibility and the potential to deal with any circumstances, hardship, difficulties, and handle it in a most loving manner. That's the form of Durga, and that is Shanta Durga. Either way, she was a Devi. The Janani to 8 children, 13 grandchildren, and 14 great-grandchildren, plus 1 great-great-grandson, and any number of spouses with all of them. But hidden within these numbers and this large family is a story that I'm going to share with you today, because it, to me at least, is what Ma is all about. And it's something that for me will always be Ma Ek Shakti. The story begins on 25th February 1956. Actually, it begins 9 months prior to that. But before I get started on the story from that time on, let me fast forward. In 2002, I was based in Bombay on a consulting assignment, which gave me the opportunity to be close to Ma since I was based in Bombay. And I would see her regularly in Juthika. One day, I was sitting with her in the sofa in the living room, and I asked her, because I was curious about this question for a long time, "Ma, आपके 7 बच्चे थे, उनमें 2 बेटे भी थे, और फिर 6 साल का अंतराल, और फिर मेरा आगमन। आपको 7 के बाद एक और मेरी क्या जरूरत पड़ी थी?" उनकी जो आदत थी, मेरे बालों में मेरे सिर पर हाथ रखते हुए, बालों से खेलते हुए बोली, "बेटा, तू तो शिव जी की देन है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं." I was still very early in my spiritual journey at that time, and I did not attribute anything significant or interesting to that comment, and I attributed it to a typical normal mother's love for her son, and I left it at that. Fast forward October 2015. I'm in Rishikesh, and I was walking on the streets there, and I see this Pandit ji sitting under a canopy, an old man with a sign, palmist, palm reading 50 rupees. The sucker that I am for these things, all things esoteric, I found myself sitting in front of him, my palms stretched out, ready to be told what he had to tell me. He looked at my hand, and in the next 10 minutes he told me quite a few things that were completely accurate about me, my life, my past, my present. It was not surprising, because I've had these experiences before in my life in different ways: face reading, astrology, tarot card reading, and so on. So what he told me was not surprising. And then totally out of the blue he tells me, "बेटा, अभी बहुत लंबी उम्र है, 40-50 साल और जियोगे, अच्छी तरह जियोगे." I was almost 60 at that time, and I was shocked. I said, "पंडित जी, मैं तो करीब 60 साल का हूँ, आप कह रहे हैं मैं 40-50 साल और जीऊँगा, ये कैसे मुमकिन है?" पंडित जी बोले, "बेटा, तू 60 साल का कहाँ है, तू तो 40 साल का है." मैंने कहा, "नहीं पंडित जी, मेरी उम्र 60 साल की है, मेरा जन्म 1956 में हुआ था,
थोड़ा चंबई में बोले और अपनी पंचांग वगैरह फिर से निकाली, कुछ गणित का कुछ कैलकुलेशन वगैरह किया और बड़ी सी मुस्कान चेहरे पर आके बोले, बेटे यू वर बॉर्न 20 years अर्ली, तुम्हारा जन्म 20 साल जल्दी हो गया। मैंने कहा पंडित जी क्या मतलब? बेटे तुम्हें तुम्हारी माँ ने शिव जी की दान स्वरूप मिला है। बेटे तुम्हें तुम्हारी माँ को शिव जी ने ये दान दिया है। उन्होंने एक बेटा मांगा था और वो उन्होंने एक बेटा मांगा था और शिव जी ने तुम्हें उनकी गोद में डाल दिया। मैं फिर भी नहीं समझा। बोले बेटा जाओ, आगे समझोगे, जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। I was perplexed, I was shocked. I had no idea what was going on, what he had said, what it meant. But I left him and I went along. And at the Kirti ashram, at the Kirti hermitage where I was staying, I saw her. She came up to me, smiled and hugged me and said, Pradeep bete, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी. And that's all she said. And I could barely spend 2 minutes looking at her. A simple Indian woman in a sari. She must have been in her 60s. And before I could say anything, she disappeared from there. And I was left stunned. I went away in the Himalayas for 3 days. I came back to Rishikesh, to the ashram. I asked about her. I was told she had died the day before. And she had asked that her last rites should be performed by me. All of a sudden, everything became clear to me. What Panditji had said, what Ma had said, what my own intuition was telling me for quite some time. All of the different things over a period of time started to come together and make sense. And I started crying profusely. Ma had been given the boon of Divya Drishti, the ability to look ahead in the future in her own life and see what was going to happen. And there were events that she perceived years ahead, starting with certain difficult circumstances for Badi Bhai, Bhai Sahab, and Sunila Jiji. And then also her own old age, her loneliness and being alone when she herself got old with no one to look after her, possibly. With this Divya Drishti, उन्होंने शिव जी की साधना की, शिव जी से मंगत मांगी और शिव जी ने उन्हें उनकी मंगत पूरी की और दान स्वरूप उनकी झोली भर दी. For 9 months, she had nurtured me, nourished me, taken care of me deep inside her, waiting for me to come out into this world. And I knew what I had to do for the last 9 months of her life. 2001 to 2003, I happened to be in Bombay, as I said earlier, on a consulting assignment, which itself was providential because I had already given up my corporate career and had no intention to get back into it.
And this consulting assignment, which was supposed to be 3 months long, starting in 2001, ended up being 2.5 years long for a specific reason. And then I knew that October 2004 was approaching, and what I had to do, where I had to be for the last 9 months. And that's where I was with her. The date was supposed to be somewhere in the Kartik Mahina of 2004. And the date of her passing was supposed to be in the month of Kartik, October 2004. As her condition started deteriorating towards the end, I took the sankalp of 24th October. And as we went along, she merging deeper and deeper inside me, physically, emotionally, mentally, and of course spiritually, we came closer and closer to the date of her passing. But it was also clear to me that so long as I was going to be there with her physically, it was going to be very difficult, if not impossible. On 23rd October, I decided to go to Pune. And I slept. I woke up at about 3:30 in the morning with a big smile on my face. There was a light, white light that crossed in front of me. I found my pajamas, my clothes to be totally wet. There were blood stains, and I had a big smile on my face and went back to sleep. After a short while, Sunila Jiji came in and said, "We have to go." I changed, got ready, got in the car, and reached Ma at 7 in the morning. I touched her feet. They were cold and soft like a baby, a newborn baby. I went up to her forehead. Her Sahasra Chakra was still open. I gently closed it and sent her on her way. The connection had become deeper and deeper and deeper. The physical body had gone, but she had become a part of me. This is where the Shiv Shakti connection, which I had started to study sometime earlier, came to life for me. It was an orgasmic experience for me to be born 9 months after being inside her in the most tantric way, and then to have that reversed, for her to merge completely with me at the end of 9 months, last 9 months of her life, was equally explosive, equally orgasmic, equally tantric. The circle was complete. Ma एक शक्ति, शिव शक्ति, शिव का वरदान, शक्ति की देन। आखिर के 2-3 सालों में जब मैं उनके साथ काफ़ी समय बिताता था, तो हमेशा कई बार कहती थी, बेटा निर्मला, कृष्ण कुमार, सुनीला की हालत ठीक नहीं है, बड़ी चिंतित हूँ मैं, तुम उन्हें जरूर संभालना। और उन्होंने अपनी हाथ से लिखी हुई एक छोटी सी पर्ची भी छोड़कर गई थी, जो उनकी फाइलों में, उनके कागजों में मुझे बाद में मिली। प्रिय महोदय, मेरे पीछे से मेरी नकद संपत्ति कोई गरीबों को काम में खर्च करना,
इस संपत्ति से सालाना ब्याज से कोई भी पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप देना या कोई के इलाज के काम आ जावे, एक ट्रस्ट बना के गरीबों के काम में आ जावे। मकान दिलीप प्रदीप का दोनों का आधा आधा है, दोनों ही मालिक हैं। मेरे पीछे बाहर वाले कोई नहीं आवे। मेरी आंख दान कर देना, सुख सेज गरुड़ पुराण नहीं करना, गीता का पाठ होवे, प्रमिला के रुपए वापस ब्याज समेत कर देना। शांता दारुका। My very first memory of Ma is when I was 4 or 5 years old, before Bhai Sahab got married and before Bhai Sahab came into our household. I would sleep in the night with her and Bauji on the big bed, उनका पेट पकड़कर, एक हाथ में उनका पल्लू, एक हाथ में उनका पेट। पेट को मैं पी कहता था, और जब तक मुझे वो साथ में नहीं लेकर सोती थी और मैं उनका पेट पकड़ कर नहीं सोता, मुझे नींद नहीं आती। दैट इज़ माई वेरी फर्स्ट मेमोरी ऑफ माँ। उनकी कई चीज़ें हैं जो याद आती हैं, 3-4 चीज़ें जो खास मुझे याद हैं। Bauji was a very disciplined person, as we all know. He was very frugal. He had a lot of financial discipline. He had a lot of constraints financially during his lifetime. But he still managed the household in a beautiful way. उनकी आदत थी कि हर संडे को माँ को लेकर हिसाब करते थे। पिछले हफ्ते का जो खर्चा हुआ उसके बारे में एक एक पैसे का हिसाब माँ से लेते थे और अपने हिसाब की किताब जो उनकी थी उसमें लिखते थे। और अगर कुछ कम ज़्यादा हुआ तो माँ की नौबत आ गई, क्योंकि बाबूजी से तो कोई कभी पैसा खोता नहीं था, कभी कोई गुल नहीं होता था, वो इतना खर्चा भी नहीं करते थे। घर का सारा खर्चा माँ चलाती थी, जो बाबूजी ने उनको दिया हुआ था। उनका एक पर्स होता था, उसमें पैसे रहते थे, उसी का हिसाब हर संडे को होता था। Now what used to happen is that all of us, when we were children, all 8 of us, at least I can speak for myself, we never received or got any pocket money, as is the tendency, the trend which happened in India later on. We never received a single paisa as pocket money when we went to school or to spend on anything that we liked or do what we liked. If I wanted to do something or buy something or had some need for some money, I dared not ask Babuji. I would quietly go up to Ma and somehow coddle her, hold her, and convince her to give me the little amount of money that I needed for whatever I needed it for. And she would give it to me without telling or without letting Babuji know. कम संडे हिसाब का टाइम आता था और वो बता नहीं सकती थी कि इतने इतने पैसे मैंने प्रदीप को दिए खर्चे के लिए, तो वो कमी हो जाती थी हिसाब में और बाबूजी चिल्लाते थे, कहाँ गए, क्या हुआ? And Ma would throw up her hands, मना को नहीं बेरो, ये थे जानो और थारो हिसाब जाना, ये लो थारा रुपया. She would refuse and she would not tell him what happened to that shortfall that she had happened because she had given the small amount of change or money to me. This happened, not that she gave me the change or money every week, but whenever it happened, whenever there was a shortfall, this was a scenario. And I would be sitting there watching them, and I would be holding her hand, and she would be smiling, and I would be smiling. The other incident I remember is about Montu and Priya, to indicate and illustrate how broad-minded and how practical she was. When Montu broke the news to the family that he would like to marry Priya, all hell broke loose. Not so much in the Daruka Rungta family, because they were more accepting of it, but in the Agarwal family, Masiji's family.
And there was back and forth, back and forth, and back and forth. I happened to be in Bombay at that time, again on an assignment. This was in 96 to 97, 98, 99. I forget the exact time. And Ma was all in favor of it. Masiji, Masaji, and their family was totally against it. Montu was, of course, adamant that this is what he wanted, and so was Priya. One day, Masiji and Masaji called me up. I was in Bombay and said, Pradeep, maybe you can convince Priya that this is not the right step. I said, Masiji, I'm not sure I can convince her this is the right step or not the right step. That's not for me to do. That is for her to decide. But if you like, I'm happy to come to Calcutta and just have a talk with all of you. She said, yes, absolutely. Please come to Calcutta. I told Ma, I'm going to Calcutta, and I told her why. She said, Beta, sun, ये मोन्टू की इच्छा है, प्रिया की इच्छा है, दोनों बच्चों की इच्छा है, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है. वीना को समझाना, श्री कृष्ण जी को समझाना, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, और दोनों बच्चे जैसे चाहे वैसे होने दें. And I went off. Fortunately, that agreed concurred with my own views and opinion on this issue. And I went off to Calcutta. And of course, the rest is history. In 2003, I did my very first workshop in Bombay. The title of that workshop was, It is Okay to Say No to Your Mom. The background to this is as follows. As is typical in Indian families, especially perhaps more so in the Marwari Indian families, there are all kinds of invitations that come all year long. Wedding invitations, engagement invitations, some other invitation, someone is born, someone dies, there are all kinds of social activity. And in each of these invitations, in each of these events, you're expected to attend. It may be a distant family member, it may be a friend, it may be someone unknown perhaps, or someone who's not relevant to your own being perhaps, but you're expected to attend. This is the way Bauji was, a very social person. But I had no inclination and I had no interest in attending these events just because I'm expected to attend. Ma, of course, after Bauji had gone, and increasingly was not in a position to go and attend these events on her own. And she expected me, especially since I was in Bombay those 2 or 3 years, anytime there would be an invitation, she would ask me, Pradeep, ja, tu chale ja. And I started saying no to her. And I could see that she was hurt and she was not happy. And one day I took her, I sat next to her, I put my arms around her and I tried to explain to her, Ma, this is not possible, this is not practical, it doesn't make sense. Why should we have to do all this just because we are expected to do? If there's genuine love and care and affection, and if there's a real connection I feel, then I'll be more than happy to do anything that you ask me, or even if you don't ask me, I'll do it out of my own volition. But just because we get these invitations doesn't mean that I have to go. She understood and she patted me on my head as always. And from that point on, she never asked me to attend any of these events again. This is the Kala Patia. All of us siblings are familiar with this. We grew up with this. The story of this Kala Patia echoes the story of Ma and Bauji. It was there when I was born, and most likely it was part of the furniture that was designed by Bauji when he moved into Sadhana in Bombay. So it's more than almost 70 years old. It moved from Sadhana to Nalanda, to Juthika, to Sherwood, and now it's here in Asheville, North Carolina. In Sadhana and Nalanda and Juthika, it was always in Ma Bauji's room. And when Bauji was around,
he would use it, the top section of this, for his toiletries, shaving needs, odds and ends, and the bottom two shelves would be used by him for his files and folders and letters and paper and so on. After he left, it pretty much continued the same way, except of course Babuji's things went away and Ma's things started appearing on the top two shelves. The bottom two shelves, there were more books, and of course there were still the letters and folders and so on. In fact, I clearly remember when anyone would come visit Juthika, any of the sisters or brothers or siblings or anyone, they would first of all go to the Kalapatia in Ma's room and look for the letter folder, the letter file, which would be typically in this shelf here. They would want to catch up on all the news from all the people who had written letters to Ma. That is the best way to catch up on the news, to know what's going on with everyone in the family. This is part of the Dharuka history. That became the genesis of my first workshop. It is okay to say no to your mom. You need to be able to explain to her with love and affection that it is okay, Mom. I'm not saying no to upset you or to hurt you or to cause pain to you, but because I love you. And this is the reason why I'm saying no for this. The workshop was for my entire family who was in Bombay at that time. They all came to the workshop. Strangely enough, I don't believe any of them had a clue of what I was talking about. At the end, they did not ask me any questions, so there was no interaction about the workshop, about what I was talking about. Their only interest was knowing how is my relationship with Anju. That was the end of that workshop. बाबूजी की एक बहुत बढ़िया आदत थी चिट्ठी लिखने की और चिट्ठी पढ़ने की और चिट्ठी एक्सपेक्ट करने की. ये सबको पता था. He was known for that. He would have a file, he would retain every letter that came and he would file it in a chronological order. And he would write on top of that when the letter was replied to. Ma picked up the same habit almost after he left. She became a prolific writer herself. There are many letters I still have. In fact, all the letters that she ever wrote to me, I still have in my collection. And here's one of them. It's written on 7th of April, 1988. Priya Pradeep, Supreme Ashirwad. कई रोज से तुम्हारा कोई पत्र नहीं है, फोन भी नहीं आयो. मेरा तो बेटा चिट्ठी नहीं आना सा बहुत विचार हो जावा है. दिलीप की और प्रमिला को भी कई दिन से चिट्ठी को नहीं आई. चिरंजीव संजीव को क्या विचार रहे हो? पूरा सब राजी खुशी है. सुनीला 8-10 दिन उरही थी, अब पुणे गई है. भाई और सुशील कुमार जी भी पुणे गया था. तारा की चिट्ठी आई थी. बा बोली वो बाकोला थी. 10-15 दिन अब इंदौर गई. नानी जी मजमा है. अब तो बेटा ठंडी कमती हो गई होगी. पहले तना 2 चिट्ठी दी थी, तो उसको भी जवाब को नहीं आयो. हो सका तो 5 पाउंड बादाम जरूर ले आए जो दावा. और पूरा अब तो आनों को राह देख रहे हैं सब लोग. तारी लिखियो कि सौभाग्यवती तारी लिखियो कि प्यारेलाल जी को फ़ोन आयो है और मैं भी जल्दी उन्होंने जल्दी है इंडिया आना की. चाहूँ हूँ जी बेबी इस जल्दी ही आ जावा. चिट्ठी दिए. दिलीप और प्रमिला ना कहिए मना चिट्ठी लिखेगी. तुम्हारी माँ शांता दारुका. She got married at the age of 16. She was a mother of 4 by the time she was 26. In 1947, when she was 27 years, she came, ran, fled, all by herself alone in a plane with 4 children in tow to Bombay. Babuji had sent her alone, not knowing where she's going to live with these 4 children. By the age of 30, she had 2 more, and now a mother of 6. And 6 years later, she had me. At the age of 36, she was a mother of 8.
For the next 35 years, she got all her 5 daughters married. She got 2 daughters-in-law in her household. She endured all of Baoji's financial hardships and difficulties. And then after Baoji left, she lived alone, managed the entire household, managed the entire family for 18 years until she left, passed away in 2004. ये देवी का ही रूप है, ये दुर्गा का ही रूप है. Only someone as strong as Durga Devi could have lived a life so rich, so full of meanings, so full of everything. That's what Ma has become. Come, let's embark on this journey, the wonderful journey of Ma's family. 8 children, 13 grandchildren, 14 great-grandchildren, and 1 great-great-grandson. सबसे बड़ी भाई निर्मला. माँ को जरा बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा था. उन्हें और कोई काम रहने दो, तुम लोग पढ़ाई का करो करके, तो पढ़ाई में डिस्टर्ब मत करो. तो हम लोग पढ़ते रहते थे और माँ का कहना मानते थे, इसलिए याद आती है बहुत ज़्यादा माँ की. और सब मिलकर चलते हैं, अभी भी हम लोग मिलकर रहते हैं, अच्छा लगता है, याद भी आती है बात की. साथ में सुशील जिया जी, बड़े जिया जी. माँ के 5 जवाई, लेकिन कंवर जी का खिताब सिर्फ इनको जाता था. बाकी सबको वो नाम से बुलाती थी. ईश्वर चंद जी, सतीश जी, विष्णु जी, हरिराम जी. कंवर जी मतलब सुशील कुमार जी. He was a pillar of strength for her, especially after Baoji passed away. There is nothing that she would do, any major decision, any major discussion on any issue, it would have to be Kanwar ji. He is no longer with us. फिर आते हैं भाई साहब, बड़े भाई साहब. He is also no longer with us. और स्नेह भाभी, वो भी अब हमारे बीच में नहीं है. भाई साहब की सहयोगिनी आयो, जो उनके जीवन के आखिरी सालों में इन्होंने उनका साथ दिया, उनकी देखभाल की. भाई साहब और स्नेह भाभी की पहली बेटी नीता और आलोक भी अब हमारे बीच में नहीं है. उनका लड़का अक्षत की पत्नी प्रीति और उनका और माँ का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन, माँ की पहली 5वीं पीढ़ी अर्पण. अक्षत की छोटी बहन रुचि, भाई साहब और भाभी की दूसरी लड़की प्रीति और फिर छोटा आशु, अनुराग और शिखा और उनका नन्ना मुन्ना आहान. फिर आती है प्रमिला जी, छोटी भाई, और ईश्वर जिया जी. उनका बड़ा लड़का संजीव मीना के साथ और उनका लड़का आयुष. संजीव की छोटी बहन सीमा राजू के साथ, उनका बड़ा लड़का निशांत, फिर नीरज और फिर रूपा. इसके बाद आती हैं उमा जी. माँ, आज तुम्हारी बहुत याद आई. इसलिए नहीं कि तुम मेरी माँ हो, कि तुम जगत जननी का अवतार हो, कि तुम धरा की दयालु देवदूत हो, कि तुम मेरे लिए प्रभु रूप हो. लेकिन माँ, सच में आज तुम्हारी बहुत याद आई.
तुम आँखों से ओझल परदेश बसी हो, तुम सांस सांस में मेरे साथ साथ हो। मेरे नैनों में तुम्हारी छवि सजी है, तुम्हारे नैनों में मेरी याद ज़रूर बसी होगी। लेकिन माँ, आज सच में आज तुम्हारी बहुत याद आई है। माँ, तुम्हारी याद आज इसलिए इतनी आई कि माँ, आज मेरी बेटी सयानी हो गई है। सच में माँ क्या होती है, इसका अंदाज़ स्वयं माँ बनकर ही लग सकता है। जब तक हम छोटे थे, माँ के आंचल में पले बढ़े, माँ ने जन्म ही नहीं दिया, हमें हमारे व्यक्तित्व को संवारा, हमें संस्कार दिए, और आज जो भी हम हैं वो माँ के कारण है। लेकिन ये चीज़ का रियलाइजेशन अब जाके होता है कि माँ ने क्या कुछ नहीं किया हमारे लिए। मेरी माँ को मैंने बचपन से एक आत्मविश्वासी महिला के रूप में देखा। माँ ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन फिर भी उनमें इतना आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास था कि वो किसी भी काम को करने से हिचकिचाती नहीं थी। उस ज़माने में 50s में माँ ने गाड़ी चलाना सीखा और कलकत्ता बम्बई की सड़कों पर, भीड़ भरी सड़कों पर वो स्वयं गाड़ी चला कर ले जाती थी और सारी शॉपिंग करके लाती थी। बाबूजी अपनी बिजनेस व्यापार में व्यस्त रहते थे और गृहस्थी का बोझ माँ के ऊपर ही रहता था। हम लोग बाबूजी के उतने निकट नहीं थे जितने माँ के थे। बाबूजी से भी कुछ कहना होता था तो माँ के माध्यम से ही कहते थे। मेरी माँ की पसंद इतनी अच्छी पसंद थी कि छोटे बच्चों के, जब विनीता छोटी थी, इतने सुंदर सुंदर कपड़े सिलवा कर भेजती थी कि पूरे रतलाम में ये प्रसिद्ध था कि मिसेस रूंगटा की बेबी बहुत ही अच्छे कपड़े पहनती हैं, बहुत सुंदर पहनती हैं। हमारे शादी की साड़ियाँ, गहना सब चीज़ों में माँ ने अपनी पसंद से ख़रीदा और कोई भी नहीं कह सकता था कि कोई बहुत बड़ी उम्र की महिला ने ये सामान ख़रीदा होगा। सच में माँ, आप अद्भुत थी। उस ज़माने में जो आपने एक आदर्श प्रस्तुत किया और जो संस्कार हमें दिए, मुझे गर्व है कि आज मैं थोड़ा सा अंश आपका पाके समाज में खड़ी हूँ। जिस ढंग से माँ ने बाबूजी के जाने के बाद 18 वर्ष अकेले रह के पूरी आत्मनिर्भरता से जीवन जिया है, वो काबिल तारीफ़ है। बाबूजी के आर्थिक मंदी के समय भी 8-8 बच्चों की गृहस्थी को जितनी निपुणता से माँ ने निभाया, ये हमने आंखों से देखा है। माँ, आज तुम दूर भले चली गई हो, लेकिन हमारे दिल में समाई हुई हो। सच में आज आपकी बहुत याद आ रही है। आपके 100वें वर्ष दिवस पर आपको शत शत नमन करती हूँ। और माँ, आपका आशीष स्वरूप हाथ इसी तरह हमेशा बनाए रखना और हमें हमारे दुखों को, कठिनाइयों को, मुसीबतों को झेलने का पूरा साहस और शक्ति देना। अंत में मैं 2 लाइनें और कहना चाहूँगी। अपने आंचल को आकाश बना ले मैया, फिर जग में बिन माँ का कोई न रहे मैया। अपने आंचल को आकाश बना ले। ब्रह्मांड में हर बात चाहे सीमित हो, हर घटना का चाहे अपना क्रम हो, काल की चाहे अपनी नियत गति हो, किंतु तेरे प्यार को कभी कहीं न बांधे मैया। अपने आंचल को आकाश बना ले मैया। शत शत नमन माँ। और सतीश जिया जी। माँ में गजब का आत्मविश्वास था। बाबूजी के जाने के बाद 18 साल तक वो रही और इंडिपेंडेंटली रही, अकेली, और हर एक चीज़ की उनको ज़रूरत पड़ती थी। कारपेंटर की, नल ठीक करने वाले की, उन सबको वो बुला लेती थी। और हर एक चीज़ जो उनको बनवानी होती थी नौकर से, वो किचन में आके नौकर से बनवा लेती थी। उनको ये भी मालूम था कि हर एक कमेटी को क्या पसंद है। यानी मेरे को जैसे दाल का हलवा पसंद है तो उनके फ्रिज में हर वक्त दाल का हलवा रहता था और मैं जब भी जाता था तो वो थोड़ी देर में ही दाल का हलवा गर्म करके मेरे को परोस देती थी। ये बहुत बड़ी बात है। बस उनकी बड़ी लड़की विनीता
माँ के साथ तो मेरी बहुत सारी यादें हैं, क्योंकि जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी, मैं 1 साल के लिए जुथिका रही थी। तो उस टाइम घर पे प्रदीप मामा था, नीता दीदी थी, मैं थी और माँ बाबूजी थे। मैं सबसे छोटी थी तो मुझे बहुत मज़ा आता था, क्योंकि वैसे मैं फैमिली में सबसे बड़ी हूँ और उस टाइम 1 साल के लिए मैं सबसे छोटी हो गई थी। तो आई यूज्ड टू रियली एंजॉय दैट फेज़। और माँ को मुझे स्वाति का खाना बहुत पसंद था, तो हम लोग अक्सर जब भी मौका मिलता था हम लोग स्वाति का चक्कर लगाते थे और कुछ यमी यमी खाकर आते थे। बाद के दिनों में जब माँ जा नहीं पाती थी स्वाति, तो मेरे को बोलती थी तू मेरे लिए तू खाया ना, या तू ले आना, अपन साथ में बैठ के जुथिका में खाएंगे। तो हमें बहुत मज़ा आता था। दोज आर माई फॉन्डेस्ट मेमोरीज। अरुण शेखर के साथ नानी जी के साथ बहुत अच्छा समय गुजरता था। वो ज़्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन फिर भी उनके पास बैठ कर ऐसा लगता रहता था जैसे उनसे बातें हुए जा रही हैं, वो आपसे कम्युनिकेट कर रही हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा बोलती भी नहीं थी और आपको भी ज़्यादा बोलना नहीं होता था। ये एक बहुत अलग सा एहसास था। इसके साथ साथ नानी जी का एक बहुत बड़ा गुण था कि वो हर किसी की पसंद नापसंद अच्छी तरह समझती थी और उसका बहुत ख्याल रखती थी। मुझे क्या पसंद है, मेरे साथ जो दूसरा जना बैठा है उसे क्या पसंद है, उसके लिए क्या बनना चाहिए, ये सब पूरा ध्यान रख के बनवाती थी। और जब भी कोई आता था उसको वही सब चीज़ें मिलती थी जो उसको पसंद होती थी। तो नानी जी को याद करना बहुत मुश्किल नहीं है, मुश्किल है नानी जी को भूल पाना, मुश्किल है नानी जी की बातों में अपने आप को किसी तरह से डिटैच कर पाना। नानी जी हम सब के लिए अभी भी हैं, हमारे साथ हमेशा रहेंगी। हमें बहुत सुकून मिलता है ये सोचकर कि वो हम सबका इतना ख्याल रखती थी। उनकी बड़ी लड़की शिखा। माँ और बड़ी नानी, what I usually fondly called her always, is someone who I saw when I was very young, and she was, for me, she was always this figure who was really affectionate, always loving, and someone who as a kid I never understood exactly, you know, the fact that she's nani ki nani. That was my only understanding of her for the longest of the time. And over the time that we would always go to visit her, Grant Road wale ghar mein, it would always be, I remember she would always make aloo ki puri, and I used to love it. Growing up, I absolutely loved it, and she knew I loved that aloo ki puri at her place. So every time she knew that she kha rahi hai, she would always make that aloo ki puri. And I really, even till today, whenever I visualize her, I think about her, it's always her sitting on that chair, that armchair that would be facing the living room, and that would be like her throne. I still picture her exactly that way, sitting there, always smiling. She would see the entire house from there. She knew who was coming in, who was going out. She's always very patient, always very aware of things around her, very aware of who's doing what. She would always remember things. And even now when I think of her, it's always to do with the fact that she was such an affectionate person. She was just so independent that she would manage her own house absolutely on her own. Even till the last bit of her life, she was so independent, so strong, and so affectionate to everybody, to all her kids, to all her grandchildren. And yeah, I just always remember her that way. गौरव के साथ और शिखा की छोटी बहन श्रुति। Badi Nani was one of the most affectionate people I've ever met in my life. बहुत कम लोग होते हैं मेरी जनरेशन के बच्चे जिन्होंने अपनी ग्रेट ग्रैंड मॉम के साथ इतना सारा टाइम स्पेंड किया है, उनका लव और ब्लेसिंग पाया है।
and I was fortunate enough that for 10 years I was able to interact and spend time with her. वो हमेशा जब हम उनके घर जाते थे she would make sure कि हमारे सब जो भी आया है उनकी सबकी फेवरेट डिश बनी हो. मेरे लिए आलू की पूरी बनती थी, एनर्जी ड्रिंक आता था, and we used to really enjoy at her house. And जब हम जाते थे उनके घर से तो she would always make sure कि she would always tell us out jokes. And we still remember it, and till today every day of my life I always think कि I was so lucky कि मैंने अपनी great grandmom के साथ इतना time spend किया, and we really miss her. विनीता से छोटी बब्बू स्मिता. मेरी माँ, वो मेरी नानी जी थी, लेकिन मैंने उन्हें हमेशा माँ बुलाया. Juthika was second home to us. There are so many days, weeks and months that I've stayed at a stretch over there under the loving care of Ma and Bauji. And I think that's why I had a very special connect to both of them. माँ का फ्रिज हमेशा भरा रहता था और उन्हें हर एक की पसंद का ख्याल रहता था. और कभी कभी वो अपने खुद के शौक भी पूरे कर लेती थी. जब सबका खाना हो जाता था तब आखिर में बैठ के वो खाना खाती थी और अपने लिए 2 आलू पराठे सेक के खूब मज़े से अचार के साथ खाती थी. माँ की हरी भरी बालकनी बहुत सुंदर लगती थी और वो हर एक पौधे को ऐसे सींचती थी जैसे कि वो खुद अपने उनके बच्चे हों. माँ वॉज वेरी दबंग एंड शी हैड अ लॉट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस. आई थिंक उन्हीं से ये ट्रेट मम्मी में भी आया है. माँ की बहुत सारी यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी. प्रणाम माँ. विनायक के साथ और उनकी 2 प्यारी जुड़वा बेटियां तन्वी और प्रादी. Even though I only had a few years with Badi Nani, I still remember her and Juthika with such fond memories. For me, as a 2-3-year-old baby, Juthika meant family, and it meant a place with so much family, young, old, just everyone there together. And in the center of it all, this powerful presence of Badi Nani. शिखा से छोटा मोन्टू अमित प्रिया के साथ और उनका लड़का आर्यमन. जुतिका का मतलब माँ, माँ का मतलब सब का सब भेड़ा हो गया. दिस इज द पंच लाइन ऑफ माँ विच आई ऑलवेज रिमेंबर. हम लोग इतनी बार जाते थे जुतिका, इट वॉज लाइक अ सेकेंड होम. तो गाड़ी में जाते थे, चर्च गेट पे गाड़ी पार्क करते थे, फिर ट्रेन से ग्रैंड रोड स्टेशन, फिर पैदल जाते थे माँ के यहाँ. उसके बाद में हमेशा बड़ी मासी के जाता था, बस नंबर 155 पकड़ के डिफेंसी रोड के लिए. और मेरा जाते से ही मैं सबसे पहले वो कपाट खोलता था माँ का, उसमें से उनका बड़ा सा क्रीम कलर का पर्स निकालता था और सारे कॉइन्स निकालता था और उनके टावर्स बनाता था. 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा. उसमें 1 पैसा सबसे पुराना होता था. मैं इलाहाबाद में था जब माँ की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी और मैं आखिरी बार माँ से मिलने इलाहाबाद से आया था 2 दिन के लिए. एंड माँ ने कहा था हमेशा खुश रहना मोन्टू. एंड दैट्स व्हाट आई रिमेंबर अबाउट माँ. एंड माँ की ब्लेसिंग से हमारा परिवार आज इतना खुश है. माँ कहूँ या शांता मासी जी, मुझे शायद आई हैव हैप्पियर मेमोरीज ऑफ हर एज माई मासी. एंड फॉर मी शी विल ऑलवेज बी माई मासी. somebody I've always enjoyed going to. बॉम्बे मतलब मासी जी के यहाँ जाना and getting pampered by her, being in her beautiful big huge house with lovely plants. जो मुझे माँ की याद अभी भी मुझे याद है. माँ had this lovely open balcony which is very rare in Bombay. और उसमें इतने सुंदर हेल्दी हैप्पी प्लांट्स थे और शायद मेरे अंदर वो प्लांट्स और वो गार्डनिंग का शौक शायद वो ही गोयनका परिवार के थ्रू आया, उनके थ्रू ही आया है. सो आई हैव लवली मेमोरीज ऑफ हैविंग वंडरफुल हैप्पी पीसफुल वेकेशंस
whenever I was in Bombay as a kid. फिर आती हैं मृदुला जी। आज यदि माँ होती तो 100 साल की हो जाती, लेकिन वास्तव में माँ का उम्र से कोई लेना देना नहीं होता। वह तो सदैव आपके साथ ही रहती है, कभी आपके अक्स में, कभी आपके हाव भाव में, तो कभी आपके विचारों में उनकी छवि छलकती रहती है। कुछ दिन पहले ही स्वप्ना ने कहा कि आजकल आप नानी जी जैसे लगने लगी। मैंने सोचा, ताउम्र कोशिश की कि मैं उनके जैसे ना लगूं। अपना वजन नहीं बढ़ने दिया, गोल नाक को नुकीला बनाती रही, लेकिन चारों हाथ पांव एकदम माँ जैसे बड़े बड़े निकल आए। माँ का ही अंश चाहकर भी अलग कैसे लग सकती थी। उनके साथ जुड़ी हुई इतनी यादें हैं कि उन्हें कुछ शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है। माँ ने 8 भाई बहनों के महत परिवार को सीमित साधनों के बावजूद कुशलतापूर्वक अपनी ममता से सिंचा। उस समय तो मुझे मालूम नहीं हुआ था, उस समय तो मुझे महसूस नहीं हुआ था, लेकिन आज सोचती हूँ, माँ ने मुझे एक्सक्लूसिव स्कूल में पढ़ाया, सबसे अलग कपड़े पहनाए। यह सब लाड़ नहीं तो और क्या था। उस समय हग्स और किसेस का ज़माना नहीं था। उस समय बात में हग्स और किसेस का ज़माना नहीं था। माँ के लिए बच्चे कभी बड़े नहीं होते। माँ के लिए बच्चे कभी बड़े नहीं होते। मेरी शादी के बाद भी वे मुझे हिदायतें देती रहती थी। मेरा नुक्ताचीनी का स्वभाव माँ को बहुत विचलित करता था। मनीष के प्रति माँ का विशेष लगाव था। वे अक्सर कहती थी कि मुझे उसका ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। उसका अचानक जाना उनके लिए बहुत बड़ा सदमा था। फिर अनुज की शादी का होना और स्वप्ना जैसी बहू का आना, उससे उन्हें बहुत संतुष्टि मिली। माँ का हर बच्चे के जीवन में दखल होता है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। बच्चों के अचीवमेंट्स पर वे खुश होती थी, उनकी तकलीफ़ों से दुखी। अंत में यही कहूँगी कि मेरी माँ कहीं नहीं गई हैं, वे मेरे अंदर ही समाहित हो गई हैं। विष्णु जिया जी के साथ उनका बड़ा लड़का मनीष, जो कई सालों पहले हमें छोड़कर चला गया, और छोटा लड़का अनुज। It is said that Indian families express their love through food. Maybe that's the reason why the food at Nani ji's place was always so tasty. Because the one ingredient that she never compromised on, that she put into all the food that she made for us, was a deep love for all her children and grandchildren. I remember so many meals. They were probably my tastiest meals in childhood that one would have with Nani ji. And it was not just the big meals that were important. Every time that I would be there at her place, she used to make sure that we were well taken care of. For example, I recall that there used to be this RA booth just below her house, and therefore every evening or whenever we were there, she would make it a point to get that RA's energy milk for us, which as children we used to love. There are so many memories with Nani ji. It was particularly around the food that we would get. स्वप्ना के साथ और उनकी 2 बेटियां विदुषी और श्रेयसी। फिर आते हैं दिलीप भैया और ललिता भाभी, उनका बड़ा लड़का अनमोल और छोटा लड़का अतुल मानसी के साथ। फिर आती हैं सुनीला जी। माँ के बारे में क्या कहूँ, जितना भी कहूँ कम है। माँ तो माँ होती है, मैं तो बस उनकी लिखावट हूँ। 1 मिनट में उनके बारे में क्या बोलूँ और क्या याद करूँ। मेरी ही तरह माँ को भी हमेशा से ही
कुकिंग का शौक रहा। हर नई चीज़ की रेसिपी पूछती थी और फिर तुरंत उसे बनाती थी और फिर चाहती थी कोई आकर उनकी वह चीज़ खाए और बताए कैसी बनी। लोगों को बुलाने का नित नए बहाने ढूंढती थी। हर दुख में हर सुख में तुम बहुत याद आती हो माँ। हरिजिया जी के साथ। माँ मेरे लिए भगवान स्वरूप थी। माँ ने सुनीला को 2 बार जन्म दिया, एक आज से 71 साल पहले और दूसरा आज से 30 साल पहले, जब सुनीला कैंसर जैसी भयानक बीमारी से लड़ रही थी। माँ ने अपने दिन रात की मेहनत, कड़ी लगन, प्यार, लाड़ से उसको ठीक करके मुझे सौंप दिया, जो कि मेरे जीवन का अटूट अंग है। मैं माँ का यह उपकार जीवन भर नहीं भूल सकता। आज भी माँ की जब याद आती है तो आंखें नम नहीं होती, बल्कि श्रद्धा से सर झुक जाता है। और उनका लड़का अंकुर। Well, I have a lot of memories when it comes to mom. I have also lived in Jutika for about 1.5 to 2 months. Plus, it would always be exciting for me to go to Bombay as I would live in Jutika, as Ma used to really pamper me a lot. We both were foodies to a certain extent. Even she would like to eat most of the things that I would, right from sweets to ice creams. I remember a time when I had gone to Cheda and there used to be this ice cream called Kasata. I had got it once for her. She liked it so much that she actually made me write it on a piece of paper so that she can send Preetham or whoever the other guy was to Cheda and get her that ice cream whenever she wants, Plus, of course, foodie. She would pamper me a lot with a lot of sweets. Every day my breakfast was fixed when I was there. It would be jalebi from Swati, then it would be tea, as that was the only place where I was allowed to have tea. The amazing get-togethers that she would have, oh my God, it's unreal. Anyways, I think I've crossed 1 minute, so thanks. Nupur ke saath. And lastly, this is Anju, my wife and companion for over 20 years. And I'm extremely grateful to her for agreeing to unshackle me so that I could move along on my spiritual journey. Thank you, Anju. And like all women, she's a Shakti in her own way. Indian scriptures, the Vedic scriptures talk about 7 generations. 7 generations up, 7 generations down. 7 पीढ़ियों तक पुरखों का लेना देना हिसाब किताब चलता रहता है. And while I read it and I understood it, it actually came to life through माँ. एक दिन उनकी फाइल में मुझे ये कागज मिला जिस पर उन्होंने बाऊजी की 5 पीढ़ियाँ ऊपर के नाम lineage लिखा हुआ था अपनी खुद की हैंडराइटिंग में. बाऊजी के पिताजी बशेश्वर लाल जी, उनके पिताजी ब्रिजलाल जी, उनके पिताजी गणेश राम जी, उनके पिताजी भगवान राम जी और उनके पिताजी साहेब राम जी. साहेब राम जी से जब शुरुआत करते हैं तो मैं आकर 7वीं पीढ़ी बनता हूँ और यहाँ आकर उनकी पीढ़ी, उनकी वंशावली का अंत होता है. और ऐसे चलते 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 आगे 7 पीढ़ी तक वो हिसाब किताब चलता रहता है. माँ को इस बात का खेद था जीवन भर, आखिर के कुछ सालों में खासकर, कि मेरी वंशावली मेरे साथ ही अंत हो जाएगी. मुझे इसका बिल्कुल भी खेद नहीं है. The reason for my coming here, the reason for my manifesting was very specific. And that reason, that purpose has been fulfilled. And that's all that matters. It does not matter whether the lineage ends with me or whether it continues further. बाऊजी की lineage, बाऊजी के 2 दूसरे बेटे हैं
उनके द्वारा आगे चलती रहेगी। मेरा यहाँ आना माँ के लिए था, और वो जो पर्पस था और उनके द्वारा जो उनके मन की बातें थी, उनके जो पर्पस थे वो फुलफिल हो रहे हैं। बस मेरी यही इच्छा है। लेकिन माँ शक्ति थी, शक्ति है, तो मेरी शक्ति साधना और शिव साधना जो 24 अक्टूबर 2004 को एक तीव्र रूप लेकर आगे बढ़ती गई, उस साधना का स्वरूप और माँ के आशीर्वाद से आज इस साल मेरे गुरु प्रकट हुए और मेरी शक्ति प्रकट हुई। Namaste, it's me Ramona, and I'm here today to talk about Ma and my actually meeting with her through one of my meditation, through a vision. The vision was so powerful and energetic, and I get to that really soon. I met Pradeep on February 3rd, and since then we have done a series of meditation which I highly love. And in the beginning, in one of the meditation, Ma appeared to me so much younger than she looked in this picture, and I felt her warm petting my head like a motherly will always do with her child. A feeling that I never experienced truly with my mother. So it was really overwhelming. In the same vision, Ma put a red shawl, a big one with really big and a lot of details showing in that shawl, and she took a lot of time covering me and put it around me. And again, I felt that warm inside and love coming towards from her. I didn't know that time what it meant, but Pradeep explained me his relationship with Ma. That was my first experience. Second experience, she was trying to show me in another vision about a jewelry box in which I saw every detail, even with the material that the box was having inside. It was velvet. It was a box with a material of velvet inside, and she pointed towards a certain jewelry from over there. But honestly, I didn't want to know because I felt like it was like an offering, and I didn't know what it means, so I kind of rejected. But the point is that whatever she was trying to tell me, I think it was a message probably for Pradeep, so he knew exactly what that meant for him. So that was my experience meeting Ma, wonderful person, full of love and energy. So thank you very much. Namaste. माँ की तपस से शिव जी की देन मिली, माँ की खोख से आगमन हुआ, माँ के आंचल में पोषण हुआ, माँ के साये में बचपन से बड़ा हुआ, माँ को छोड़ अकेला बहुत दूर गया, माँ ने बुलाया वापस आया, माँ ने मांगा वादा किया, माँ ने कहा अब विदा करो, माँ को विदा किया।